सर आ रही है। बहुत बढ़िया। तो आज जो है ग्रेविटेशन पढ़ना है, राइट? क्या भेज रखा है? पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन, ये वो। सर जो स्कूल में साइन दे रखा था मैंने तो वही भेजा है बस। हाँ, कोई बात बाद नहीं। में पर्सनल डिस्कस कर लेंगे सर, अगर अभी नहीं हो सकता तो। अब बाद में हो जाएगा ये डिस्कस, ठीक है? 8 बजे के बाद ना? हाँ 8 बजे के बाद। हाँ, घर जब पहुंचूंगा तब। ठीक है सर। चलो, मेरे घर ही जा क्लास लगा दूं क्या एक? बोलो, आज खत्म में कर दूं पढ़ा के, क्या कहते हो तुम लोग? हाँ सर लगा दो बस। ये से लगा दो। 9 सवा 9 बजे से लग पाएगा, उससे पहले मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सर कोई नहीं, भगा के ले जाना, जल्दी पहुंच जाना। अच्छा, पुलिस वाले पकड़ लेंगे मुझे तो? मेरा नाम ले लेना। अच्छा, तू इतना फेमस है? मुझे तो नहीं लगता। चलो और लोग को आने दे दो। सर मत लीजिएगा सर, डबल चालान काट देगा। हाँ, सही बात बोले हो तुम। चलो, देखता हूँ, पहुंच जाऊंगा तो लगा दूंगा क्लास। ठीक है बेटा, टाइम से पहुंच गया तो। सर रोटेशन खत्म हो गया। तुमको क्या लगता है अभी है ही है? सर आपने तो कहा था कि मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, चलेगा अभी तो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये रुडो फिरुडो करना हो तो। 86 क्वेश्चन ऋषि वर्मा में है। कंसेप्ट पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, क्या नाम है, श्रेया? यस सर। अलग से क्लास लाके करा दूंगा क्वेश्चन, समझी? हेलो। यस सर। हाँ, वो करा दूंगा, लेकिन बस समझ में आया कि नहीं? जितना पढ़ा है वो समझ में आया? बस कल वाली क्लास को छोड़ के आया था। हाँ, तो तुम बाहर थी तो गलती तुम्हारी ना, मेरे क्या है? वो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है जी? सर होता है। कौन करता है? सर पता नहीं, कोई बच्चा करता है। चलो कोई बात नहीं, मुझे भेजना भाई, देखूं कैसा रिकॉर्डिंग आता है, कैसे करता है, टेक्निक बताया भाई। कभी कभी मुझे भी अपनी क्लास को इम्प्रूव करना हो तो सुनना चाहिए ना। चलो, देखो ऐसा था, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है, आप सब लोग भी जानते होंगे। एक न्यूटन साहब एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, देखते क्या है कि सेब नीचे गिर गया। अरे भाई, सेब खा लेना चाहिए। अब उस पर लॉ सोचने लगे कि नीचे क्यों आ गया। तो ये राना होता तो खा पी लेता, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों जिस रहे, न्यूटन ने एक नया चैप्टर दे दिया बच्चों को। 100 बार सोचता मैं तो सर। हाँ, मैं तो 100 बार सोचता क्या सोचते हैं? ऐसा क्यों हुआ। ओए, तुम भी न्यूटन के पापा जी हो क्या? चलो, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जिसमें मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स मानस मेहता, रिप्रेजेंट law of gravitation, every bodies having masses having mass attracts every other body
with an attractive force this force of attraction depends on the product of mass of the bodies and the square of distance between एक मिनट and inversely proportional to ये लाइन छूट गया था proportional to the square of distance between them मतलब कि ये दो मासेस हैं इनके बीच का सेपरेशन कुछ आर है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ये वाला इसके ऊपर ये ब्लॉक ये बॉडी तो ये वाला इस बॉडी पर जो फोर्स लगाएगा F12 चाहे F21 वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें अभी लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में भी हम ये आएगा it is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them इन दोनों को मिला करके हम ऐसे लिख सकते हैं और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बता करके G R square where G is called the universal gravitation constant कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ठीक है अब इस फोर्स की कुछ खास विशेषताएं हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर 2 points about gravitational आओ भाई मानस मेहता आर यू प्रेजेंट यस सर। पहले कहाँ थे मैं आवाज लगाया था तू सर आप लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा चलो भाई अटेंडेंस सबका ले ले मैं भूल गया था अटेंडेंस का लेगा ER05 है अरे यार कभी लिए तो फिर एक दो लोग आ गए
चलिए, पहला, द ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive by nature. Force. दूसरा, it is a conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स तो याद है ना, ये इससे वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है। दिस फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर, जैसे अर्थ एंड सन के बीच में, अर्थ एंड मून के बीच कितना ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है ना। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। बाकी वीक फोर्स होता है, ये तो पता ही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स force is weaker की स्पेलिंग सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं? देन सही है सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस, हाँ सर। बच्चे को बोल दो बस 2 मिनट ले लूंगा बस फीडबैक के लिए खुद। बेटा सर आपसे फीडबैक लेंगे और शैलेश सर से 2 मिनट जो है सर बात करेंगे। तो दे दूंगा कोई नहीं सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, किसी तरह की कोई दिक्कत इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट? मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो कोई दिक्कत? सर कोई बोल नहीं रहे? नो कुछ सर। नो सर। नो सर। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में सब बढ़िया? यस तो सर। मार्क्स वगैरह बच्चे आप लोग के कम क्यों आते हैं भाई? नहीं पढ़ते? यस सर। सर सिलेबस पीछे रह जाता है लेकिन थोड़ा सर मैथ्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैथ में क्या दिक्कत आती है बोलो? सर थोड़ा सा फास्ट होता है कोर्स, मतलब फास्ट, ऐसे सर की गलती तो नहीं, फास्ट है क्योंकि साथ में स्कूल का भी होता है, बैलेंस नहीं हो पाता ना आजकल, अच्छा, तो इस वजह से लास्ट पीटी से थोड़ा मतलब खराब हो गया बैलेंस। एक आधा के लिए बेटा तो देखो क्या है ना कि थोड़ा सा ऑनलाइन की भी प्रॉब्लम है और थोड़ा स्कूल, और इस बार आप लोग का बैच थोड़ा सा मतलब जो भी कह लो कि आप लोग के टाइमिंग से थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया, तो वो बीच में तो वो एक आधा कोई टॉपिक को लेकर के देखो चीजें समझ में आ गई, और थोड़ा सा प्लानिंग भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई चलो एक चैप्टर हुआ कोई बात नहीं, अगर कुछ कमी रह गई उसको आप रखिए अपने पास में कि हाँ चलो ये चैप्टर में दिक्कत है। आगे जो भी, जैसे अभी आपका विंटर ब्रेक आ रहा है, तो विंटर ब्रेक में यू मस्ट हैव अ प्लानिंग कि भाई हमें 1 वीक की या 5 डेज की स्कूलों में सारी छुट्टियां मिलेंगी, तो उसमें हमें बैकलॉग या इस तरह के चैप्टर्स को कवर करना है। तो पढ़ने का तरीका भी हम लोग के भी टाइमिंग में या कॉलेज में भी आप आगे जाओगे तो ये प्रॉब्लम साथ में चलता रहेगा, कभी बीमार पड़ गए, कभी स्कूल का आगे पीछे, बट दिस इज द प्रोसेस। क्लास में समझ में आ रहा है। कई बार क्या होता है कि ठीक है यू हैव लेस टाइम, तो जो मैंने पहले भी टाइम मैनेजमेंट में समझा रखा है कि भाई आप मॉड्यूल को क्लासरूम नोट्स के क्वेश्चंस पहले कर लीजिए, लेवल 1 कर लीजिए, लेवल 2 ठीक है भाई विंटर ब्रेक में टाइम मिलेगा वहां कर लेंगे। दिस इज द वे काम करने का, ठीक है ना। और सर सिलेबस थोड़ा फिजिक्स का मतलब तो फिजिक्स में सिलेबस का लेके दिक्कत है, ठीक है। सर को भी थोड़ा सा बोले रहो, सर थोड़ा सा नहीं मतलब सर, जो पढ़ाते हैं वो तो अच्छा से समझ में आ जाता है, सर को उससे थोड़ा सा कोई बोले प्रॉब्लम। रखो कि सर सिलेबस
हमारा पीछे चल रहा है, ठीक है ना। मैं सर को अभी बोल दूंगा ये बात। सर ठीक? उनको पता है वो बात, बट सर हम लोग बात ऐसा भी होता है किए। कि सर हम कल भी उन्होंने बोला था कि हाँ उनको पता है कि पीछे चल रहा है और आगे मतलब बाकी सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर आगे है, बट सर वो कह रहे थे मतलब जब चैप्टर अगर उसमें उतना टाइम नहीं देंगे तो मतलब फिर वो चैप्टर खराब हो जाएगा नहीं, पूरा का वो पूरा। थोड़ा बहुत क्या होता है ना, दो चीजें हैं ना कि भाई सिलेबस, वो मैं सर से बात कर लूंगा, सिलेबस को लेके कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। मैं सर को मैंने आज बोल दिया इस चीज को लेके, ठीक है, तो आगे से वो कर लेंगे, ठीक है। सर वो बहुत बढ़िया बताते हैं। क्या चीज? संजीव सर बहुत बढ़िया डिटेल्स में समझाते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन दो चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल समझना भी इंपॉर्टेंट है, बट टाइम से सिलेबस का कंप्लीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा और थोड़ा सा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्लास में आप लोग थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स प्रॉपर रखिए, तो वो चीजों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू। थैंक यू सर सर। हाँ जी बच्चे, थैंक यू सर। विंटर ब्रेक का क्या है, कब से कब तक होंगी? हम लोग नहीं देंगे भाई, स्कूलों में विंटर ब्रेक होगा, हम लोग ब्रेक नहीं देते बेटा, ठीक है ना। सिर्फ हमारा 1 जनवरी और 25, 1 जनवरी का भी नहीं पता, 25 दिसंबर की छुट्टी होएगी बस 1 दिन का, बाकी विंटर ब्रेक स्कूलों में है, तो आपको वो टाइमिंग में मैंने कहा यूज करने के लिए, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू सर। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो देखो बेटा, वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आगे आप पढ़ोगे 12th में जाके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होता, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही होता है, ये बात आप जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव बोथ, ठीक है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान लो स्पेस में ऐसा थोड़ा है कि दो ही ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, फैले होंगे, तो सबके बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं जो कहना चाह रहा हूं उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस is the vector sum of the force between two objects at a time. हाँ, पता नहीं बहन लिए तो शायद। हाँ आइए आइए। अच्छा अच्छा, अरे सर क्या पूछ रहे थे जी? ठीक ठीक। When there are एक मिनट, पहले इसको जरा मैं समझा देता हूं बेटा, फिर कालमबद्ध करता हूं। मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक तो ढेर सारे हैं सब, और सब ये चाहिए कि ये इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है,
इसका मास mi है, ऐसे मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है ना, किसी का मास ये mn है, ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन भी अलग अलग है। तो अगर ये कैपिटल एम मास पे फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे ना, बोलो यार, ये वाला Yes, फोर्स sir. इस पे, यस सर। यस सर। फोर्स इस पे, ये वाला फोर्स इस पे, ये वाला फोर्स इस पे, है ना। सिमिलरली उसी तरह से इस पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स दोनों पर लगेगा, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका फोर्स F1 लग गया, इस पे भी F1 लगेगा, F2 लग गया, ठीक है, इस पर भी F2 लगेगा, F3 लग गया, इस पर भी F3 लगेगा। वेक्टर सम ध्यान रखिए, ये है आपका Fi, ये Fn, Fn। तो अगर इस पे हम फोर्स निकाले तो सारे की वजह से लिखेंगे, तो ये वेक्टर सम कर देंगे, इसका वही रिजल्टेंट फोर्स, इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर आपने ट्रैक्शन और रिपल्शन क्या बताया था, वो पॉइंट बता दो। वो मैं ये कह रहा था कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब दो चार्ज के बीच में लगे, दो मैग्नेट के बीच में लगे, है ना, तो उसमें अट्रैक्टिव ही वो रिपल्शन भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों तरह का नेचर लगता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव बोथ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं 5वां पॉइंट, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स on any one of the object due to others, यहां लिख रहा हूं, in space is the vector sum of the attractive force between them taken two at a time। यानी जो भी अट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे हमेशा दो दो के बीच में निकालेंगे, ठीक है, कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए ठीक है, अब सर हाँ बोले यार। सर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो हम वेक्टर सम निकालेंगे फोर्सेस का, तो उसका रिजल्टेंट होगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी फिर? डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा किसी न किसी एक डायरेक्शन में लगेगा ना, वो कैसे बता सकते हैं हम, जब तक उस हिसाब से डायरेक्शन कैसे निकलेगी? अरे भाई वेक्टर सम का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन डिपेंड करता है ना यार, ये रैंडमली कैसे बता पाओगे तुम, नहीं समझे तुम, अभी बताता हूं मैं, रुक जाओ। अरे राणा तुम कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हो मुझे लगता है कि यार तुम पढ़ते हो भूल जाते हो, क्यों भाई, ऐसा लगता है ना। देखिए मैं वेक्टर लॉस का यूज करके निकालेंगे। हाँ, अब नहीं इनको जरा बता लेने दीजिए, अभी ये कहा होंगे कि जब सर सिलेबस नहीं खत्म किया ना जी, हेलो एक मिला और आ गया जी। सर 2-3 वेक्टर है तो मैं डायरेक्शन निकाल दूंगा, लेकिन बस इसमें बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं ना, अरे क्या तो ना 2000 वेक्टर हो, क्या दिक्कत है, अभी 36 वाला कौन सा आ गया यार, अभी तक तो नहीं था ये इतना, चलो जाने दो, अब नहीं लूंगा, खुद भाग गया, कौन है पता नहीं। सर क्लास के एंड में ले लिया करो, उसमें सब दिख जाता है कि कौन कितने बजे ज्वाइन किया, कौन किसने लेफ्ट किया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो यार, होगा पसंद जो है क्या नाम से आपके सरे राणा, देखिए एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये,
रिजल्टेंट ये निकाल लिया ना। मान लो तीसरा वेक्टर आ गया, पॉलीगॉन लो। ठीक है, ये कर दिए, बताया नहीं हम। ऐसे बताया हुआ सर। यस सर, बताया सर। यही करना है इसमें, समझे श्रेय राणा? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ। सर थोड़ा पीछे वाला लाइन दिखा दीजिए एक मिनट बेटा, लास्ट में बस। बस तो दिखा रहा हूँ, पेज बनाने दो। सिलेबस मतलब पीछे है ना? हाँ सर बोल रहे थे। पिकअप हो जाएगा सर टाइम पे। हाँ सर टाइम पे हो पीछे जाएगा। रह जाए, कुछ समझ में आना चाहिए। वो तो ठीक है, ये तो लोग काय बोल दिया यार कि पीछे है, कह रहे थे हमसे। अरे एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा कर दूंगा यार। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो बोलती सो बोलती, इतना नहीं, जीवन में डर के नहीं जीते। चल हो गया, देख लिए बेटा? यस सर। आइए चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। तो चलिए इस पर हम अब रिलेशन बिटवीन, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद कायदे से तो हमें पढ़ना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना? लेकिन पता नहीं शायद आपके बुक में क्या दे रखा, क्या दे रखा बताओगे? एनीबॉडी वेयर द टारगेट? राइट नाउ आई डोंट हैव। हेलो सर क्या? ये सब बताते हैं। इसके बाद क्या दे रखा है टारगेट में? सर सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के बाद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। बताऊंगा। इसके बाद बताओ। सर उसके बाद सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन द अर्थ सरफेस। ओके ओके ठीक है, तो सही मुझे ध्यान था, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए, पहले क्वेश्चन लूंगा मैं। बोलिए आप बोलिए डाउट बोलिए। क्वेश्चन में से डाउट था, उसमें मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द टू पार्टिकल। तो जो अगर दो प्लैनेट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है तो उनका इनिशियल एक्सेलरेशन भी रहा होगा जब वो फोर्स लग रहा होगा उसमें। फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दो, काम खत्म। वो मैंने किया, हमें पूछ रही हूँ, उसमें कंसेप्ट में डाउट था। कंसेप्ट यही बेटा कि न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो। अभी चलो बताता हूँ, रुको, चलो वही उसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूं मैं। द टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are lies along x axis। यार क्या कर रहे हो भाई तुम? क्या चलाएंगे? एक्स एक्सिस बंद कर लो बेटा, माइक की को सुन इनका सही है। Find the shown in the figure. If they starts moving from rest, find their acceleration. ये डिस्टेंस आर है मान लीजिए, और अब ये रेस्ट से चलना शुरू कर रहे हैं। u1 0 है, u2 0 है। श्रेया तुम्हारे लिए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं बेटा। इस पे फोर्स F1 मान लो लगेगा, इस पे फोर्स F2 लगेगा। F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बात समझ लीजिए। पिछले पेज में लिख भी देता हूं। इन ए सिस्टम
ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, नोट कर लो तुम लोग। इन ए सिस्टम ऑफ टू मासेस, the gravitational force acts as an internal force and follows the Newton's third law. ठीक है, तो देखो यस यहाँ सर। थर्ड लॉ को फॉलो करें तो F1 इज इक्वल टू F2 की इसकी वैल्यू आ जाएगी G M1 M2 by R। मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 है इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन A2 है इस तरफ, क्योंकि मास अलग अलग है। A1 की वैल्यू क्या होगी, F1 अपॉन M1 होगी। यस सर। एक्सेलरेशन आ गया। समझे? आप तो सर ये तो मैंने किया था। हाँ, फिर मैं पूछ रही थी कि उनकी मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन भी रही होगी तब उनमें फोर्स लगा है। अजीब हालत है यार, तो न्यूटन सेकंड लॉ के बैंड बजा दी भाई। अरे वो मुझे पता है सर, उसमें F इज इक्वल टू M में फोर्स का नेट इफेक्ट एक्सेलरेशन ही तो देता है भाई, वो क्या देगा? अपने ऊपर डाउट क्यों करती हो? ठीक तो हो तुम। चलो अगला क्वेश्चन लो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो लिखता है। सर समझ- 6 पॉइंट लिखना था मुझे, हाँ वो 6 पॉइंट लिखना था ऊपर क्वेश्चन से, पर आपने 6 पॉइंट लिखा रखा है ना अभी अभी। पहले छाप लो इसको, छापो छापो जल्दी, ये वाला क्वेश्चन छापो तो वो भी बैक करता हूँ मैं। तुम फ्लो चल रहा है यार। ये तो छाप लिया। हो गया? यस सर, हो गया हो गया। यस सर, हो गया। छठा पॉइंट देख लो भाई, स्ट्रेट आना। यस सर, हो गया। स्ट्रेट आना देख रहा, स्ट्रेट आना हो गया ये। 1 सेकंड में सोने वाला है। यस सर। अब प्रिंसिपल आप सुपर पोजिशन पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे ना डायरेक्शन निकालने की बात को उस पर ले लेता हूँ। थ्री मासेस, वेरिएबल फॉर्म में ले रहा हूँ। M1 M2 and M3 are placed on a right, एक्चुअली मास का वैल्यू भी देते हैं। As shown in the figure. ठीक है, फाइंड द force on the mass 2 kg
ड्यू टू other two masses. श्रेय राणा ठीक है। इस साइड का लेंथ है 3, ये है 4, ये है 5। श्रेय राणा निकल जाएगा। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अरे घोघा बसंत कहाँ चला गया? देखो इधर। तो बेटा ये M3 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। हमको M1 पर निकालना है। M2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। यस सर। बाकी लोग चुप हैं। यस सर, बन जाएगा। वो श्रेय राणा किधर है? राणा जी हाँ सर बोलो। क्या बोलो? अब तुम्हारी वाली बात हो गई ना? क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन क्वेश्चन एक देख लिया ना? हाँ देख लिया। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? M1 कितना? 2 kg। R1 कितना है? 3 मीटर 3। का होल स्क्वायर होगा। ये लगा। ये सॉरी F13 कैसे लिख दिया हम? F12 है ना ये? F12 होगा। F12 वेक्टर फॉर्म अगर लिखें तो किधर लिखेंगे? ऐसे ही बेटा हम लोग क्या निकालेंगे? बोलिए। F13 ये y डायरेक्शन में आ जाएगा। ये M1 M3 अपन R13 का होल स्क्वायर, ये J कैप आ जाएगा। M1 कितना? 2, M3 कितना? 6, 16 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर 16, ये J कैप हो जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। यस सर। अब इसी का वेक्टर सम कर दें तो रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब आइए कंटिन्यूअस सर? मास। हाँ बोलिए। सर एक अजीब सा डाउट है, पूछ लूं? पूछो पूछो। इसको अगर हम एक सिस्टम मान के करें तो पूरा। सिस्टम में तो है ये, और क्या है, इंटरनल फोर्स होगा ना जी। ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी के ऊपर निकाले, तो सिस्टम कैसे मानोगी? सिस्टम ऑफ 3 बॉडीज हैं, लिखा है ना, फाइंड द फोर्स ऑन द मास M1 ड्यू टू अदर 2 मासेस।
यस सर, और इसमें ये F12 जो लग रहा है वो मतलब दोनों में इक्वल लग रहा है ना, M1 और M2 के अब बीच। इस पर भी तो उतना ही लगेगा, F13 इस पर भी लगेगा, F31 इस पर भी लगेगा। ऐसे अगर लगाना चाहो तो इसे लगा सकती हो, लेकिन पूछा M1 पर गया है ना। ठीक है, मतलब सर मेरे को ये पूछना था कि सारे फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगी या फिर जो दो बॉडी के बीच में लग रही है वो वो? बॉडी के बीच में लग रहा है वो, बाकी सब इक्वल कहाँ आ रहा बताओ। हाँ, बाकी नहीं होगा ना, बाकी मास पे डिपेंड करेगा। ठीक, मास पर, हाँ ठीक है, पोजीशन दे दो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका मास m है, रॉड है, ठीक है ना, तो इसको इधर कर दें। और एक दूसरा पॉइंट मास यहाँ पर रखा गया है, रॉड की लेंथ दे दी जाए, कुछ L, इसका मास कैपिटल M दे दिया जाए, इसका मास स्मॉल m दे दिया जाए, इसके बीच में डिस्टेंस r दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि फोर्स कितना लगेगा, क्या करेंगे हम। इस बार बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक्सिस से मान लिया, यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास में हम लोग करते थे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए भगवान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जरूरत यहाँ पर है सुनो पहले ध्यान से। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे मानते तो वो कर रही हो क्या। एलिमेंट लेंगे लैम्डा इनटू dx। हाँ, एलिमेंट वैसे मान लेंगे। ठीक है, इसका मास कितना है dm, और थिकनेस बेटा dx है। मास इसका हम dm मान, हमेशा जब भी फोर्स लेंगे दो बॉडीज के बीच में, डीएम और इसके बीच का कितना डिस्टेंस है ये लेंगे। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये x है, ये यहां से यहां तक r है, ये l है, तो बताओ ये कितना डिस्टेंस होगा। ये तो r यहां से यहां तक रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस L l minus R प्लस plus r, R. ये डिस्टेंस होगा। अब इनके बीच में फोर्स लिखेंगे हम, तो देखो कि ये फोर्स दोनों पे लगेगा। इस पर लगेगा ऐसे, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये इस पर भी ऐसे लगाएगा, है ना। तो कोई भी फोर्स ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। कुछ लिख दीजिए अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास पॉइंट लेंथ लिखेंगे। इसको लैम्डा से लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी dm/dx। dm अपॉन dx। अब इस dm और इस m के बीच में फोर्स लिखेंगे तो df आएगा, जी m1 मीन्स स्मॉल m इंटू dm अपॉन
L plus R minus X का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। यही होगा, बताओ। ये बात समझ में आई? अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस सर। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। एक मिनट, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेकर L तक। तब लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर दें, कांस्टेंट है R, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। माइनस dx इज इक्वल टू dz आ जाएगा। लिमिट रख लें, एज x टेंड्स टू क्या L, तो z कहाँ चला जाएगा? x जगह L रख देंगे तो दिस L माइनस L 0 हो जाएगा, नहीं बचेगा R सिर्फ। एज x टेंड्स टू 0, z किधर जाएगा भाई? z टेंड्स टू L प्लस R। ये f हो गया। dx की जगह पे हम dz विथ माइनस साइन लिख दिए, माइनस यहाँ लगा दिए। और इसको क्या माने थे हम? z माने थे, तो z का स्क्वायर हो गया। ये लोअर लिमिट हो गई L प्लस R और अपर लिमिट हो गई R। अगर आप चाहो तो माइनस हटा करके, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि नीचे का लिमिट ऊपर कर दो, ऊपर का लिमिट नीचे कर दो, माइनस हटा दो। कर दूं उसे? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका। और ये बताओ केमिस्ट्री का कब सेशन है? dz का इंटीग्रेशन 1/z स्क्वायर माइनस 1/z होता है। तो हमने क्या कहा था, जब माइनस आए तो पहले लोअर लिमिट रखते हैं, फिर अपर लिमिट रखते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लें हम। ठीक है, नोट करिए। हो गया? देखा नहीं करना। सर हाँ सर, ये -1/z है ना ब्रैकेट में? हाँ, ठीक है सर। हो गया सभी का? सर नीचे कर रहा है। करो। सब का दिखा दो एक बार, हाँ ऊपर का दिखा दो। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम कब है? कल है सर। तब तैयार कर ली हो कि नहीं? आकाश का कि तुम्हारा? आकाश में एग्जाम है, स्कूल में है? स्कूल में सर। अच्छा, सर आकाश में भी कर लिया, उसमें ग्रेविटेशन आ रहा है। अरे क्या बात है, दोनों जगह फायदा हो गया। ये तो हो गया। राणा। सर सर यहाँ पे सर इंटीग्रेट किए हैं, तो सर ये इंटीग्रेशन ऑफ df जो आप किए हैं, सर उसके बाद सर बता दिया सर इंटीग्रेशन। देखिए ऐसा है बेटा कि इसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है ना। L और R कांस्टेंट है और वेरिएबल X है।
तो हमने क्या किया कि इसको z मान लिया वेरिएबल की तरह से। तो फिर यस हम सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dz बाई dx करेंगे। तो dz बाई dx करें तो क्या आ जाएगा बताओ? z की वैल्यू डाल दो, l प्लस आर माइनस एक्स। एल और आर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। -1। dz इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। यहाँ जहाँ डी एक्स दिया हम माइनस डी जेड रख दिए, और इसकी जगह पर हमने जेड रख दिया, यानी जेड स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/z² का इंटीग्रेशन -1/z होगा। और फिर लिमिट रख दी और क्या किए हम। ठीक है। यस सर। सर लिमिट सर यहाँ पे l प्लस आर से लेके r तक लिए हैं। हाँ हाँ हाँ। और सर ये नेगेटिव साइन हट जाता है जब मतलब इसको लिमिट को इसको जब चेंज। नीचे का लिमिट ऊपर, ऊपर का लिमिट नीचे, तो नेगेटिव साइन हट जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, 12th में पढ़ोगे। ये नहीं भी हटाओ तो भी आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है। यस सर समझ वही सर, वो चेंज हुआ है ना वही। ठीक है, आगे बढ़े। सर नीचे कर दीजिए ना सर। कर दिया। यस सर, हो गया सर। थैंक यू। तब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तुम्हारा एग्जाम कब है श्रेय राणा? कल? हाँ सर, कल ही है। कल कितने बजे है? क्यों सर? ऐसे पूछ रहा। बताओगे? हाँ, नकल मरवाने आ जाऊंगा। और बताओ, जल्दी बता। हाँ सर, कल 8:30 से शुरू होगा। गुड। तो कहाँ घर से शुरू होगा? हाँ सर, ऑनलाइन है। क्या बात है यार, तो तुम लोग बल्ले बल्ले हैं भाई। फिर तो वैसे ही नंबर आ जाएगा। सर ऐसे मत बोलो, पढ़ाई तो मैंने भी करी है। हाँ, अब कहाँ मैंने पढ़ाई नहीं की हो? पढ़ाई करते हो बेटा। अब देखो, ये इसका मास मान लीजिए m है। अर्थ के मास को me बोलते हैं। ठीक है, ये मास है m। तो ये क्या फील करेगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, mg। ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, एवरीबॉडी इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड field will experience a force due to its gravity। ठीक है, ये फोर्स लगता किधर? टुवर्ड द सेंटर, which acts toward the center of the earth। तो देखो बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा होगा, जी एम ई मीन्स मास ऑफ द अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ। एम ई क्या है? मास ऑफ द अर्थ। आर ई क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। और इसी एफ की वैल्यू हो जाएगी एम जी। तो दोनों को हम बराबर कर दें, तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, ये ग्रेविटी आती है सरफेस। अब देखो ग्रेविटी में क्या होता है, चेंज आना शुरू होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या चाहे और सरफेस से नीचे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, अब हेडिंग डालें वेरिएशन। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं, नेक्स्ट पेज पे जाऊं, हो गया। अरे बोल दो यार। हाँ सर, हो गया। ये ये क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। वेरिएशन सर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू हाँ ग्रेविटी। जी सर, हो गया क्या बोल रहे हो भाई? हो गया। अच्छा, तो वेरिएशन कैसे होगा, इसमें 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, above the earth surface, when we go, सर कुछ बोलने क्या है हमको? क्या बेटा? When we go at a height h above the surface of the earth, gravity decreases। देखो कैसे राना, कैसे कैलकुलेट करो, कल तो तुम्हारा एग्जाम, बताओ राना। इसको यहाँ लेके चलेगा, राना बोलेगा ही नहीं। राना यस सर। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, वो नहीं पता। ऐसे पता है, बता दो एक सेकंड। कॉपी में से देखो नकल मार के। अरे सर, कैमरा ऑन करके बताऊंगा अब आपको। ना ना कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पर भरोसा है, सर इतना तो पढ़ाई है मैंने। क्योंकि मम्मी बगल बैठी होंगी तो नकल मार ही नहीं सकते तुम। सच कह रहा हूँ ना? हाँ बोलो। हाँ सर, सही कह रहे हो। सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। सर सर बताओ डिस्टेंस, मैं। चलो कोई बतावे। सर डिस्टेंस का जो है ना दोनों में, उसका स्क्वायर डिवाइडिंग में है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, सही है तुम्हारा। ठीक है, तो अर्थ के मास को यहाँ सेंटर पर रख देंगे और ये बात सही है। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो फील करेगा वो जी इफेक्टिव लिख दें हम। तो कितना लगेगा इसके ऊपर, एम जी इफेक्टिव। तो फोर्स इस पर जो लगा, इफेक्टिव फोर्स लगा जो, एक तो एम जी इफेक्टिव लग गया, और दूसरा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखेंगे हम। ऐसा लिख सकते हैं इसको श्रेया। वैष्णवी, वेयर आर यू? ये तो बोल ही नहीं रही है भाई, है नहीं क्या वैष्णवी क्लास? तुम कहाँ गायब थी?
सर मैं क्लास में ही थी। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? GME अपॉन RE स्क्वायर। अब देखो, ये मान ली इक्वेशन थर्ड लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसकी जगह पे mg इफेक्टिव रख दो, कट गया। अब बेटा इसको ऊपर ले जा क्या लिखेंगे हम? ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये रख दें। अरे बोलो यार तुम लोग। यस सर। अब एक बात समझिए, h क्या होगा? बहुत छोटा का RE से, h अपॉन RE क्या हो जाएगा? टेंस टू 0, नेग्लेजिबल हो जाएगा, लेस देन 1। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करें, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो क्या लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, यानी x जगह पर h अपॉन RE आ गया, यानी जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये हो गया, बेटा हाइट h above द सरफेस। क्या बात है, गुड लुकिंग। हो गया ये? सर ये हाइट हमेशा उसी में ही रहे, मतलब रेडियस से ऊपर ज्यादा तो नहीं होगी ना, उतना ही डिस्टेंस हो या उससे कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, उतना डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, उससे बहुत कम रहेगा। हो गया? उतना होगा तो लगेगा फोर्स उस पे। सर बस लास्ट स्टेप पे। बहुत कम लगेगा, तो उसके लिए फिर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ अलग चीज इस्तेमाल होगा, ठीक है? सर इस केस में क्या होगा? जरूरत ही नहीं जानने की। तो ये फॉर्मूला वैलिड कब तक है? हाँ, ये फॉर्मूला वैलिड कब तक है? जब h RE से बहुत छोटा हो। बहुत छोटा है इन द सेंस RE इसकी तुम्हारा 64 किलोमीटर है ना? 6400 किलोमीटर होता है, मतलब 100 किलोमीटर तक चले गए। 100 किलोमीटर 6400 से बहुत कम है। यस सर। किस सेकंड? डी डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। सर थोड़ा सा हिंट दे दो ना, उसमें क्या होगा? कोई भी हिंट नहीं दूंगा बेटा, तुम्हारे अंदर एक आदत बड़ी गड़बड़ है, वो सीखना जरूरी है तुम्हें। जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया था तो मेरे एक टीचर ने जो था बताया था कि कभी भी ऐसी चीज जो बियॉन्ड द स्कोप हो, वो बच्चे अगर पूछें तो उन्हें मना कर देना, लेकिन तुम पूछ रही तो बता देता, उन्हें आगे से ध्यान रखना कि तुम्हें कंसंट्रेशन रखना है उस पर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है श्रेया, देखो बताता हूं मैं। जब आप ऊपर जाती हो ना, तो पहली बात ये जान लो कि ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू भी चेंज होने लगती है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, समझी? हेलो? यस सर। हाँ, ये वैलिड होती है बेटा, और अंडर सर्टेन किलोमीटर तक, उसके बाद चेंज होने लगता है। ओके, जस्ट वेट। अब आप टाइम तो मेरा खा जाएंगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वर्मा साहब में लास्ट में दिया गया हो क्या वैल्यू होती है। वेट अ सेकंड। सर ये यूनिवर्सल नहीं है सर? अरे रुको रुको यार, जस्ट आई विल शो यू, वेट। दिख रहा है? ऐसी वर्मा किताब दिख रही है? यस सर।
बंद करा अभी तो। क्या कौन बोल रहा था? देख रहे हो? देखा देखा ये? यस सर, ये जी डैश जो है वो है ना, वेरी कर रहा है जो। कैपिटल जी। देखिए क्या लिखा है, तो पेज नंबर क्या है? let me finish. There is some indication that the force between two masses is not described in this chapter. The deviation from the simple law is being taken as an indication of existence of the fifth interaction beside gravitational, electromagnetic, nuclear, and the weak. It has been reported, है ना, ये फलाना फलाना जैसे बताया गया, the force between two masses may be better represented by this one. ठीक है, with alpha and lambda is this one. The second term of the square bracket is represented respectively this and this. ठीक, r is greater than 200 meter. The force operating between the earth and the other object for r is less than 200 meter is this one. अल्फा बहुत कम हो जाता है, अगर डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो उसके लिए जी डैश की वैल्यू ई लेते हैं। ठीक है, तो यू आर जस्ट आगे बढ़े हम लोग, समझ गए? यस सर। तो हम उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे थे, इट इज बियॉन्ड द स्कोप। An object at a depth d below the earth surface. Below the earth surface, gravity देखिए बात, तो मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है ना, और इसका रेडियस ये हमने दे दिया आर। अब सपोज कि हम यहां पर आ जाते हैं, तो ये जो ब्लैक कलर का मैं बना रखा हूं ना, हम यहां पर आ जाते हैं और इसका रेडियस हम स्मॉल आर मानते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो यहां रखा था, अब उसको उठा के यहां रख दिए, कितना नीचे आ गया जी? डी डिस्टेंस नीचे आ गया। तब टोटल मास अर्थ का था एमई, रेडियस था आर ई, लेकिन ये वाला जो मास होगा इसके अंदर एमई से कम होगा। इस केस में हम डेंसिटी निकालेंगे, तो यहां का मास बेटा हम मान लेंगे एमई डैश, तो इसके ठीक अंदर है, इस ब्लैक वाले सर्किल के अंदर। अरे सब मरी खड़ा है ना, एमई डैश अपान, ठीक है, 4/3 पाई। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी हो जाएगी। यस सर। तो बेटा एमी अपान 4/3 आर ई क्यूब एमी डैश 4/3 पाई आर ई क्यूब, यहां से कॉमन ले ली, यहां से बच गया 1 माइनस डी अपान आर ई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये काट दी हम, तो एमी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एमी इंटू
1 माइनस डी अपॉन आर ए का होल क्यूब। अब जो फोर्स इस पर लगेगा एफ इफेक्टिव, ठीक है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम ई डैश इंटू स्मॉल एम अपॉन ये डिस्टेंस कितना था, आर स्मॉल आर था, RA minus D. हाँ, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ई डैश की वैल्यू रख दे हम, यहां से आर ई स्क्वायर हम कॉमन ले लें, ये लिख सकते हैं, तो ये होल स्क्वायर इसको काट देगा, और दूसरा एफ इफेक्टिव होगा एम इंटू जी इफेक्टिव। अब इन दोनों कर दे बराबर, ठीक है। अब बेटा ये हम जानते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, अभी ऊपर हम ड्राइव किया था, ठीक है। एक चीज और छूट गया भाई, स्मॉल एम छूट गया यहाँ पर, श्रेय राणा यस समझ सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है। सर हाँ, सर कहते हैं घर जाके आप क्लास लोगे एक्स्ट्रा, तो सही में लोगे? टाइम से पहुंच जाऊंगा तो ले लूंगा, श्योर। देखते रहना आप लोग, तो उसमें डिस्कस कर दोगे डाउट फिर? सब कर दूंगा, ओके सर। पूरा खत्म ही कर दूंगा मैं रात तक में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 9 साढ़े थैंक 9 यू सर। का तो उसके बाद लगाऊंगा। अब मान लो लेट हो गया, कहीं ट्रैफिक पर डिपेंड करता है बेटा, कई बार एग्जाम में फंस गए तो हो गया काम। हमें 3 जगह जाम मिलता है, एक यहाँ, थैंक यू सर। थैंक यू, दाबड़ी मोड़ पे, और एक सर हमारे, दबड़ी से जाते हो? हाँ क्या चीज, दबड़ी की साइड क्यों जाते हो सर? सीधा द्वारका मोड़ से निकल जाया करो ना। द्वारका मोड़ और खराब है, तुम्हारे बात माने तो वहीं रात भर फंसे रह जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बेटा।